हेलो, आवाज़ आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? वेरी हाँ, सो व्हाट आई वाज़ टेलिंग कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एफोरिज़्म देखे थे 1, 2, 3, 4। आज मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ सो दैट कि एक सिस्टमैटिक एक स्टडी शुरू हो। तो हम लोग राइट फ्रॉम आप लोग को लग रहा हो कि बार-बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सिस्टमैटिक ढंग से एक पढ़ाई शुरू होगी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, हमने कुछ आपको पढ़ाया है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा बर्बाद भी हो गया है, तो हम लोग राइट फ्रॉम एफोरिज़्म नंबर 1 से फिर से शुरू करते हैं और फिर आप लोगों से लास्ट में इंटरैक्ट भी करेंगे। तो आप लोगों को अ, सबसे पहला एफोरिज़्म एज़ यू नो ये फर्स्ट एफोरिज़्म जो एक ऐसा एफोरिज़्म है जिसका नाम है मिशन ऑफ द फिजिशियन और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन स्पेशली ये पूरा जो ऑर्गेनन है राइट फ्रॉम एफोरिज़्म नंबर 1 टू 294 या 291 ये सब क्या है? ये सभी चीज़ क्या एक्सप्लेन करना चाहती है? ये सभी यही एक्सप्लेन करना चाहती है कि मिशन ऑफ द फिजिशियन क्या है और जो उसका मिशन है, उसको कैसे वो फुलफिल करेगा, उसको क्या कैसे क्या-क्या स्टडी करेगा, कैसे स्टडी करेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी जब उसको होगा, तभी वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग देखते हैं कि मिशन ऑफ द फिजिशियंस द हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म ये एक बात है कि फिजिशियंस को अभी हम लोग इसका पॉइंट्स देखेंगे कि एक फिजिशियंस जो एक पेशेंट हमारे पास आता है एक फिजिशियंस के पास आता है तो वो क्या होप लेके आता है वो सिर्फ एक ही होप लेके आता है कि डॉक्टर मुझे क्योर करे इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए आप जो कहेंगे जैसे मेडिसिन खाने के लिए कहेंगे वो वैसे करेगा खाएगा और वो अपना क्योर होना चाहता है ये इसका एक पेशेंट केवल यही चाहता है और डॉक्टर हेनीमैन फोकस कर रहे हैं कि मिशन जो होना चाहिए फिजिशियंस का कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए सिर्फ यही होना चाहिए कि हाउ एवर ही हैज टू क्योर द पेशेंट बट the point is that he has explained something in footnote which is very much important and that is the first part of the footnote is his mission is not however to construct so called system जैसे कि कई बार अधिकतर जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे अलग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है वहां पर एक अलग टाइप की चीजें बताई जाती है सारी पैथोलॉजी एक्सप्लेन की जाती है पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन की जाती है और लोगों को बताया जाता है क्या बताया जाता है बाई इंटरवेविंग एम्प्टी स्पेकुलेशन सिर्फ एम्प्टी स्पेकुलेशन ये एम्प्टी स्पेकुलेशन क्या है एम्प्टी स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि कुछ मालूम नहीं है फिर भी सभी चीजों को एक्सप्लेन करने को एम्प्टी स्पेकुलेशन बोलते हैं जैसे और हाइपोथेसिस किसी भी चीज के लिए हाइपोथेसिस बना लेते हैं हाइपोथेसिस भी आपको समझ में आता होगा कि एक प्लान कि हाँ ऐसा होगा ऐसा केवल हाइपोथेसिस है अभी प्रूफ नहीं हुआ ये होगा या नहीं होगा तो प्लान करके और इन बातों को रखना और उसके बारे में एक सिस्टम क्रिएट करना इस चीज के बारे में हैनीमैन बोलना चाह रहे हैं कि ये सारा फिजिशियंस का मिशन नहीं है फिजिशियंस का एकमात्र मिशन है कि हाउ टू क्योर द पेशेंट बट फॉर इंटरवेविंग द एम्प्टी स्पेकुलेशन सिर्फ ये सोच करके कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हाइपोथेसिस करेंगे उस चीज के विषय में जो इंटरनल वाइटल फोर्स को जो डिरेंजमेंट हुआ है उसके बारे में जबकि इंटरनल जो वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट होता है वो इनविजिबल होता है वो कोई नहीं देख सकता इसीलिए डॉक्टर हैनमैन कहते हैं कि द एसेंशियल नेचर ऑफ द वाइटल फोर्स एंड द मोड इन विच डिजीज ओरिजिनेट कहाँ से डिजीज ओरिजिनेट हो रहा है इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर ऑन so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talent and time उन लोगों ने क्या किया है कि इसको खोजने के अपना टैलेंट और टाइम को बर्बाद किया है वेस्ट किया क्यों ये बात कही जा रही है क्योंकि सपोज कर लीजिए अब आप लोगों को लग रहा हो कि आखिर ऐसी बातें क्यों बताई जा रही है सपोज कर लीजिए जैसे लास्ट क्लास में भी हमने बताया था
कि आप इस निष्कर्ष पे निकल जाते हैं कि किसी पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म हो गया। बहुत अच्छी तरह से उसके साइन सिम्पटम देख करके आपने एक पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराया, पूरा T3, T4, TSH का लेवल जाना। लेकिन अभी भी अगर आप ये जान गए कि हाँ T4 का लेवल बढ़ गया है, इसीलिए TSH का लेवल डाउन है, या T3 का लेवल घट गया है, इसलिए TSH का लेवल ऊपर हो गया है, इसलिए आप हाइपोथायरायडिज्म हो गए, चाहे आप हाइपरथायरायडिज्म हो गए। तो इन चीज़ों को अगर हम जान भी लें कि टेट्रा आयोडाइड से क्या होता है, और अ जो सॉरी डाइआयोडाइड से क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जान करके फिर हमको ये भी अगर मालूम कर लेते हैं कि कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से होते हुए कैसे हमारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और कैसे हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, जो थायराइड का, जो थायराइड सेक्रेट होता है थायराइड हार्मोन, वो कैसे मेंटेन होता है, उसके बारे में जानकारी। लेकिन जब इंटीरियरली जब ये डिरेंज हो गया, then there will still rising a question that why hypothalamus is not activated, क्योंकि आप पूरा जान रहे हैं कि थायराइड के सिस्टम में बैक मैकेनिज्म सब कुछ उसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो स्टिमुलेटेड नहीं होता है, वो तालमेल जो बननी चाहिए, जो वाइटल फोर्स बना के रखता है ड्यूरिंग हेल्थ, वो उसमें नहीं मेंटेन होता है, जिसकी वजह से उसको डिजीज होता है। तो इसीलिए डॉक्टर हैनीमैन इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इतना टैलेंट एंड टाइम वेस्ट करके अगर आपने ये निकाला भी कि चलो इसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, चलो इसको ये हो गया, कई सारी बीमारियां, अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? यू हैव नो क्योर। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव नो क्योर एट ऑल, बट व्हाट यू हैव जस्ट अ सप्लीमेंट ऑफ दैट थिंग, कि आपको एक एल्ट्रॉक्सिन या एक आपको थायरॉक्सिन आपको टेबलेट लेना है और उसी से ठीक होना है। तो ये इनका लिमिट है। तो अगर इन लोगों ने अगर उस फील्ड में से ज्यादा क्योर पे ज्यादा ध्यान दिए होते, डिजीज को अंडरस्टैंडिंग करते, तो शायद ज्यादा बेनिफिट होता एज कंपेरिजन टू जो उन्होंने अपना टाइम और टैलेंट वेस्ट किया है केवल डिजीज का पैथोजेनेसिस खोजने में, डिजीज कैसे शुरू हुआ, उसका अप्रोक्सीमेट काउज है, उसके बारे में। फिर फर्दर डॉक्टर हैनीमैन फुटनोट में लिखते हैं, नॉर इट इज हिज अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द फेनोमेना ऑफ द डिजीज एंड देयर प्रॉक्सिमेट काउज। और प्रॉक्सिमेट काउज क्या है कि एग्जैक्ट काउज की खोजने की कोशिश करते हैं, जो कि डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं। यहाँ पर एकदम खास बात है, इसको ध्यान से देखिए, विच मस्ट एवर रिमेन कंसील्ड, वो कभी नहीं जाना जा सकेगा, कभी कोई नहीं जान पाएगा कि इंटरनल फिनोमेना में वो एक डायनेमिक गड़बड़ी जो हुई है, उसको आप किसी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। एक जो चेंज आया है, एक जो हार्मोनल चेंज आया है, वो चेंज किस वजह से है? जैसे मान लीजिए, आप तो बहुत सारी चीजें जानते हैं कि एक आदमी को बहुत खुशी की भी खबर मिलती है, तो भी बहुत सारे फिनोमेना, कोई बेहोश हो जाता है, कोई फेंट कर जाता है। एक किसी को दुख का भी न्यूज लेता है, तब भी वो फेंट कर जाता है, दोनों ही केस में फेंट हो जाता है। तो अब इसमें जितना फिजियोलॉजिकल जो फिनोमेना है, उसको जानने से कोई बहुत बेनिफिट नहीं होना और बहुत ज्यादा कोई ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट नहीं होना। तो हमें इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि डिजीज का जो काउज है, जो प्रॉक्सिमेट काउज है, वो कभी भी जाना नहीं जा सकेगा, और आज भी नहीं जाना जा चुका है, क्योंकि आप बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और इन सब की बात कर सकते हैं और जान सकते हैं। बट व्हाट हैपन ऑन द कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि अभी अभी सपोज कर लीजिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम एक मटेरियलिज्म में पढ़े, जब एफरेज नंबर आपको 11 पढ़ाएंगे तब इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि हम मटेरियलिज्म में पढ़ेंगे। आखिर यही मटेरियलिज्म की वजह है कि आज हम कोरोना वायरस को, पेशेंट को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, हम कोरोना वायरस की दवा निकाले कि किससे कोरोना डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। अरे बाबा, पेशेंट सिक है, और ये तो प्रूफ हो गया ना। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो प्रदीप गुप्ता जी है, उन्होंने ट्रीटमेंट करके और वो दिखाया कि इतने पेशेंट होम्योपैथिक दवा से ठीक हो गए, कोलकाता में दिखाया गया, इतने पेशेंट ठीक हो गए। बट नोबडी इज गोइंग टू लिसन द होम्योपैथिक वॉइस। बट वो लोग क्या है अभी भी कि कोरोना के लिए कुछ स्पेसिफिक, कोरोना ये वायरस है, इस पे एक दवा शूट करेंगे, ये मर जाएगा तो आदमी को भी हम बचा लेंगे। बट इट इज नॉट नेसेसरी। मैन इज नॉट ए टेस्ट ट्यूब। खास बात ध्यान रखिए, मैन इज नॉट ए टेस्ट ट्यूब जिसमें आप एक पे कोरोना वायरस डालेंगे, फिर कोरोना वायरस की एक दवा डालेंगे, उसमें कोरोना मर गया तो आदमी ठीक हो गया। मैन इज समथिंग एल्स। ही शी हैज गॉट इमोशन, ही शी हैज गॉट रिएक्शंस, देयर आर सेवरल थिंग्स। अगर आपको दवा मिल भी जाती है, कोरोना मर भी जाता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि
आदमी ठीक हो जाएगा। हो सकता है द मैन मे सफर विथ सम अदर वेरी सीवियर इलनेस एंड सीवियर टाइप्स ऑफ सफरिंग, देयर मे बी सो मेनी साइड इफेक्ट्स। आपको मालूम है ना कि आज भी एंटीवायरल मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते लोग डर से, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि जो प्रॉक्सिमेट काउज है जिसको वो खोजने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ही कंसील्ड रहता है और वो कभी भी जाना नहीं जा सकेगा। फुट नोट में फिर फर्दर डॉक्टर हेनीमैन और भी बातें बताते हैं कि ये लोग जो सो कॉल्ड जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जो सो कॉल्ड ओल्ड स्कूल ऑफ ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी डिजीज को बहुत ही अच्छे चालाकी से wrapped in unintelligible words and an inflated abstract mode of expression which should sound very learned in order to astonish the ignorance, wells the sick humanity sigh in vain for it. आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता के नया नया डिजीज का नामकरण करके आप पेशेंट को बता सकते हैं, और पेशेंट क्या सोचेगा कि हम एक ऐसे डॉक्टर के पास आ गए जो बहुत ही नॉलेज वाला है और अब हमारी डिजीज ठीक हो जाएगी। बट द पेशेंट इज इग्नोरेंट, उसको नहीं मालूम है कि आप क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। उससे बीमारी ठीक होनी है या नहीं होनी है, उसको नहीं मालूम। लेकिन आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और पेशेंट एकदम आपको कौतूहल दृष्टि से आपको देखता रहता है कि अरे डॉक्टर साहब को बहुत मालूम है और बहुत चीज जानते हैं। जैसे आप लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक डॉक्टर बोलता है कोई केस आ गया, तो हाउ ही एक्सप्लेन्स, जानते हैं कभी आप लोग कभी एलोपैथिक हॉस्पिटल में गए होंगे या कभी एक सीरियस पेशेंट को ले जाएंगे, तो चार डॉक्टर उस पर झुके रहेंगे और उस पे सब लोग बुदबुदाते रहते हैं इंग्लिश में कि, और वो पेशेंट का अटेंडेंट देख के सोचता है कि वाह क्या बात है, डॉक्टर साहब को कितना मालूम है और कितनी चीजें जानते हैं। इस तरह की चीजें, जैसे कोई केस के बारे में इस तरह से बोल सकता है, नो 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 इट इज द केस ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। अब ये एक वर्ड आ गया एसएलई के बारे में। अब वो पेशेंट तो सुन रहा है बड़ा बड़ा वर्ड, इसी को कहते हैं रैप इन अनइंटेलिजिबल वर्ड्स, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। वो क्योर नहीं कर रहा है, वो वर्ड्स आपका नामकरण करने से क्योर नहीं कर रहा है। हाँ, ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है। नो 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 ही इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस, ये भी एक बात हो सकती है। अब न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस के बारे में फिर कोई कह सकता है आर्स्कॉक्स स्कॉट सिंड्रोम है, ये भी कह सकता है। कोई कह सकता है एस्पर्गर सिंड्रोम है। तो इस तरह के वर्ड्स जिसका कि मीनिंग पेशेंट या जो पेशेंट होता है कैसा होता है, इग्नोरेंट होता है। इग्नोरेंट मीन्स कि उसको ये नहीं मालूम रहता है कि हम वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उसको ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि ऐसे वर्ड्स बोलने से उनको क्योर हो जाएंगे क्या, ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा। तो फिर वो फर्दर फुटनोट में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फुटनोट में वो एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं कि विल सिक ह्यूमैनिटी साइज इन वेन फॉर एड। जो सिक ह्यूमैनिटी है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ हेल्प चाहिए, उसको रिकवरी चाहिए, उसको क्योर चाहिए। ऑफ सच लर्नेड रेबरीज, रेबरीज मीन्स जो कि इसका इंस्टीट्यूशन सो जो बड़े लोग सो कॉल्ड है, बहुत रिगार्ड वाले लोग हैं, टू विच द नेम ऑफ थ्योरेटिक मेडिसिन इज गिवन एंड फॉर विच स्पेशल प्रोफेसरशिप आर इंस्टीट्यूटेड। इसके लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बड़ी बड़ी पढ़ाई होती है और सब लोग इसको पढ़ते हैं, उसी चीजों को जिसका कि कोई यूटिलिटी फर्दर नहीं है, उन चीजों को पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिससे वो ट्रीटमेंट करते हैं। वी हैव हैड इनफ, क्वाइट इनफ, वी हैव हैड क्वाइट इनफ, नाउ इट इज हाई टाइम। अब ये समय आ गया है, अब ये समय नहीं है कि हम पेशेंट को मूर्ख बनाएं, बल्कि टाइम आ गया है जहां पर कि अब हम इसको वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि जिन्होंने भी ये अभी मार्क किया है स्क्रीन पर, काइंडली उसको रब आउट करें, क्योंकि ये परेशानी होगी फिर लेक्चर लेने में, दिखाई नहीं देगा सभी को। ठीक है, we have had quite enough and it is not high time that all who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with their talk and begin now, instead of they need to act
दैट इज रियली हेल्प टू क्योर। और इसीलिए लास्ट में उन्होंने कहा ये हाई टाइम है, अब इन सब बातों से नहीं होगा, आपको फोकस करना पड़ेगा हाउ टू क्योर, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म का केस हो, चाहे वो डायबिटीज मेलिटस का केस हो, चाहे हाइपरटेंशन का केस हो, चाहे वो कोई भी तरह का पैथोलॉजिकल सिम्टम हो, तो उसको क्योर कैसे करना है उस पर ज़्यादा इंसिस्टेंस करना है, ना कि एक केवल फेनोमेना के बारे में बताते रहना। जैसे आप बहुत अच्छी पैथोलॉजी की बात करते हैं, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेनल कैल्कुली की बात करते हैं। रेनल कैल्कुली के लिए शुरू से अगर देखा जाए तो रेनल कैल्कुली शुरू में कैसे ट्रीटमेंट होता था, एक इंस्टीट्यूशन आया, मतलब सो कॉल्ड ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट, सर्जन लोग मीटिंग किए और सर्जन लोगों ने बोला कि भाई कैसे इसको ऑपरेशन किया जाए, कैसे इसका रेनल कैल्कुली हटाया जाए, तो उन्होंने एक ऑपरेशन का एक टेक्निक्स बताया और उससे रेनल को यानी कि ओपन सर्जरी करके किडनी से स्टोन निकाल करके बाहर किया, फिर उसने उन्होंने किडनी को प्रोटेक्ट किया और बचाया इस तरह। बट व्हाट हैपन आफ्टर 3 4 5 years अगेन द रेनल स्टोन क्रिएटेड, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 ये तो गड़बड़ हो गया, तो फिर उन्होंने अब सर्जरी बंद करके एक और टेक्नोलॉजी लाई, क्या लाया, लिथोट्रिप्सिन, जिसकी वजह से कि लेजर से वो स्टोन को तोड़ सकते हैं, पेशेंट को कम तकलीफ हो सकती है और स्टोन पास आउट हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया। लेकिन बट व्हाट हैपेंड आफ्टर लिथोट्रिप्सी, अगेन आफ्टर 4 5 years again the stone is created. So what you are saying that the phenomena of disease is going there is not a single step of cure is there, but what is happening, whatever pathology they are seeing in front of their eyes, that is being removed, but the disease interiorly the metabolism जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है उसको कहीं कुछ नहीं हुआ और कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा एक नहीं, सेवरल, चाहे जीबी स्टोन हो, चाहे जीबी स्टोन के केस में पहले ओपन करता था, पहले हुआ कि इंस्टीट्यूशनल जो भी हमने बताया कि इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई होती है इस तरह की कि पहले गॉल ब्लैडर को बचाना है, उसको हमको हटाना नहीं है, उसके कैसे स्टोन निकालना है, उसके पे किया गया। फिर जब बार बार रिपीटेड स्टोन होने लगा तब फिर उन्होंने ही इंस्टीट्यूट किया कि नहीं 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 गॉल ब्लैडर की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब ना गॉल ब्लैडर में स्टोन बनेगा, ना पेशेंट को सफरिंग होगा। और तो भाई ये तो वही बात हो गई ना, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, जब गॉल ब्लैडर ही नहीं रहेगा तो स्टोन कहाँ बने। उन्होंने तो बहुत अच्छे से निकाल दिया, पेशेंट को समझा दिया। अब पेशेंट को जो शादी ब्याह में कभी पार्टी में जाता था तब उसको पेट में दर्द होता था ड्यू टू गॉल स्टोन, नाउ ही इज फिट टू सफर ऑल द टाइम्स व्हेनेवर ही टेक्स इनफ डाइट। और अगर वो डाइट नहीं लेता है दोनों टाइम में जिंदगी भर के लिए सफर होने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, आपको मालूम है कि गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, बाइल का क्या फंक्शन है, वो कैसे रिजर्वायर की तरह काम कर रहा था, अब वो नहीं है तो उस पेशेंट के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें एफोरिज्म नंबर 1 की बात है। और एफोरिज्म नंबर 1 में ये खास बात बताई गई, इसका जिस यही है कि मिशन होना चाहिए फिजिशियंस का। ये बहुत बड़ी-बड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें और बहुत अनइंटेलिजिबल रैप वर्ड में बड़े-बड़े नामकरण डिजीज़ का करने से डिजीज़ ठीक नहीं होता है। डिजीज़ ठीक होगा जब आप उसको क्योर करेंगे, उसके लिए एफर्ट्स लगाएँगे और उस पर फोकस करेंगे। और इसी के लिए इसी के साथ जब बात खत्म होती है कि मिशन जो फिजिशियंस का है, नॉट टू कंस्ट्रक्ट थ्योरी, नॉट टू कंस्ट्रक्ट सच फेनोमेना, क्योंकि डिजीज का जो काउज है, जो प्रोक्सिमेट काउज है, वो हमेशा ही कंसील्ड रहेगा। हमको केवल उसका इंडिकेशंस पहचानना है और इंडिकेशंस के हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जो मिशन ऑफ द फिजिशियन, एक आइडियोलॉजी दी गई कि देयर शुड इट शुड बी हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। क्योर कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि होम्योपैथी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ होम्योपैथिक हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर करता है। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर एक आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी में एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्राई टू रीच, सब लोग अपना अपना जस्टिफिकेशन करते हैं कि मैं हाईएस्ट आइडियल ऑफ, और हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के लिए कुछ बातें हैं। ये 3 चीजें जैसे है, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए, तब उसको हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कहते हैं। और ऐसा कैसे होता है, जब ये एक ऐसा क्योर का लेवल है जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, सब कोई अपना अपनी बात बताते हैं कि मैं उसकी तरफ हूँ। जैसे एलोपैथी कर सकता है, मैं पेन फटाफट रिलीव कर देता हूँ, तो बहुत रैपिड है मेरा, बट इट इज नॉट परमानेंट रेस्टोरेशन। उसी संग से वो जेंटल भी नहीं है। तो ये एक खास बात है कि रैपिड तो है, जेंटल और परमानेंट नहीं है। उसी तरह से कई सिस्टम अदर अदर चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये रैपिड,
जेंटल और परमानेंट रिस्टोरेशन जब हेल्थ होगा, उसी को हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर करेंगे। और हर सिस्टम इसको रीच करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, और होम्योपैथिक भी ये चाहता है कि इसको अचीव करे और उसके लिए प्रयासरत करता है। या अगर रैपिड, जेंटल, परमानेंट हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि डिजीज का रिमूवल और एनिहिलेशन होना चाहिए इन इट्स होल एक्सटेंट। ये खास पॉइंट है, होल एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि आपने अगर किसी का फीवर है और फीवर में आपने पैरासिटामोल दे दिया, या तो उसका फीवर तो डाउन हो गया थोड़े टाइम के लिए, बट स्टिल ही इज नॉट healthy because his appetite is still not good, his bowel movement is still not good. So disease, it means, it indicates that disease has not been removed in its whole extent, it is the partial improvement. और साथ साथ है इन द शॉर्टेस्ट, जैसा कि हमने बोला रैपिड, उसी का दूसरा वर्जन है, ये शॉर्टेस्ट मैनर में होना चाहिए थी, एंड मोस्ट रिलायबल। ये रिलायबल होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट है उसको रिलायबल होना चाहिए, जिस पर आप भरोसा कर सके कि हाँ ये ठीक कर सकेगा, और इसका कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, इन अ हार्मलेस वे। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन इजीली कम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। एक ऐसे प्रिंसिपल पे आधारित होना चाहिए जो कि सभी को पता चले कि हाँ ये चीज ठीक कही जा रही है और सही बात है, लोगों को वो चीज एक्सेप्टेबल। तो होम्योपैथिक में एक प्रिंसिपल है, सिमिली असिमिलेबस क्यूरेंटर, ऑन विच इट वर्क्स। इट ट्राई टू गिव द ट्रीटमेंट विथ परमानेंट रिस्टोरेशन, क्योंकि ये होम्योपैथिकली जाना जाता है कि होम्योपैथी डिजीज को जड़ से खत्म करता है, इन होल एक्सटेंट खत्म करता है। और रैपिड की जहां तक बात करें तो रैपिड एक कंपेरेटिव टर्म है, जिसको कि किसी चीज को भी 6 साल से 6 महीना बहुत जल्दी है, 6 महीना से 1 महीना बहुत जल्दी है, इसको एक रैपिड टर्म है। तो डिजीज का क्या ड्यूरेशन है, मेडिसिन का क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और क्योर कितने दिनों में हुआ, ये एक फिनोमेना है जिसको एक अलग ढंग से समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई डिजीज 8 साल, 10 साल, 5 साल से कोई सफर करता है, तो वो उस सफरिंग में क्या होता है, उस सफरिंग में ये होता है कि ऐसे डिजीज को अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अगर उसको 6 साल के डिजीज को साल 6 महीना में ठीक कर लिया जाता है, तो उसको रैपिड कहेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे डायरिया वगैरह भी डिजीज आसानी से हमारे यहाँ ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें भी चंद घंटे में ही ठीक होते हैं। ठीक है, तो ये आई बात एफोरिज्म नंबर 2 का, दैट इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज एन आइडियोलॉजी। Every system of medicine try to achieve that goal, that this system of treatment should be like that, that it should be like rapid, gentle, and permanent. Now, how it can be achieved, that rapid, gentle, permanent, unless you do not have knowledge. Knowledge of what? Knowledge of this. That is what explained in the phrase number 3. If the physicians clearly perceive what is to be cured in a disease, अगर फिजिशियंस को ये मालूम ही नहीं रहेगा किसी डिजीज में कि उसको क्या को क्योर करना है, तो वो कैसे क्योर कर सकता है? इट मीन्स दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, इट मीन्स कि फिजिशियंस को डिजीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, यानी कि डिजीज डिजीज जो आया है उसका क्या नेचर है, क्या फिनोमेना है, उसका इंडिकेशंस क्या है, इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इफ यू क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, साथ ही साथ उसको इसका भी नॉलेज रहना चाहिए कि उसके पास जो टूल्स है, जो हथियार है जिससे वो ट्रीटमेंट कर सकता है, उसमें क्या कैपेसिटी है, वो क्या कर सकता है। डिजीज का सिम्टम ये है, मेडिसिन का सिम्टम ये है, क्या ये हमारे पास जो मेडिसिन जो अवेलेबल है वो क्या इसको ठीक कर सकता है। जैसे कि अभी हम इसलिए अभी कोरोना की बात करते हैं क्योंकि अभी ये बर्निंग टॉपिक है और आप लोग के दिमाग में चल रहा है। तो क्या एक डिजीज कोरोना आया है तो उसके लिए क्या मेडिसिन हमारे पास ऐसा अवेलेबल है जो उसको ठीक कर सकता है, ऐसी चीज। और कोरोना का इंडिकेशंस क्या क्या है, यानी डिजीज इंडिकेशंस, साथ साथ मेडिसिन का इंडिकेशंस क्या कुछ ऐसा है, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल मेडिसिन, दैट इज नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड पावर। उसका पावर को जानना जरूरी है एक फिजिशियन। एंड इफ ही नोज how to adopt according to clearly defined principles what is curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient so that recovery must be sure। और जब इसको ये पता चल जाता है कि डिजीज का इंडिकेशंस ये है, हमारे मेडिसिन में ये कैपेसिटी है, देन ही नोज
that his medicine is going to cure the patient and he may be curing the patient too. तो ये पर्पस है। तो ये खास बात है एफोरिज्म नंबर 3 का कि इसमें ये सारी चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए कि क्या है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग जो आप लोग जो क्वेश्चन आंसर के तौर पे जानते हैं वो इसको इस तरह से पढ़ते हैं, द रिक्विजिट नॉलेज ऑफ ए ट्रू फिजिशियन, यानी कि एक ट्रू फिजिशियंस को क्या क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिजीज, देयर इंडिकेशंस, knowledge of medicines, their power and application of medicinal knowledge to disease knowledge। अब ये 3 पॉइंट तो बेसिक पॉइंट्स हैं। अब एक खास बात, अगर कोई डॉक्टर को डिजीज के बारे में सारा नॉलेज है, हर चीज जाने, हर चीज का डायग्नोसिस परफेक्ट है, वो हर चीज को समझता है, डिजीज इंडिकेशन को समझता है और फटाफट डिजीज का जो डायग्नोसिस जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको फटाफट कर देता है। Is he able to cure the patient if he does not know that what is the curative in the medicine? अगर उसको मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, then it is useless to have the knowledge of disease. Again, if physicians have lot of knowledge of medicines, सारा मेटेरिया मेटका, जैसे आप लोग होम्योपैथिक मेटेरिया मेटका पढ़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेटेरिया मेटका का एकदम एक एक मेडिसिन का इंडिकेशन सब पता है, सब चीज मालूम, बट इफ ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ द डिजीज, देयर फिनोमेना, then again he shall not be able to treat and cure the patient. And again the last point, the third point, that is कि physicians को ये भी मालूम होना चाहिए कि how to apply this medicine to the disease person, क्योंकि disease persons के अंदर एक susceptibility है, उसकी constitution कैसा है, उसका temperament कैसा है, क्या medicines का temperament constitution सब मैच करता है या नहीं करता है, क्या इसका potency क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को उसको नॉलेज रहेगा तभी वो डिजीज का पर्सन को ट्रीट कर सकता है और मेडिसिन को जुडिशियली एम्प्लॉय कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये 3 जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्विजिट नॉलेज ऑफ ट्रू फिजिशियंस में, नॉलेज ऑफ डिजीज, दैट इज नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल नॉलेज टू डिजीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, a few knowledge are still required and those are the mode of preparation of medicine, that is knowledge of the pharmacy and dose, कि क्या होगा, इसको जो हम दवा तैयार करेंगे वो किस तरह से तैयार करेंगे और कैसा डोज तैयार करेंगे। क्या अगर हमको मालूम पड़ गया कि एक डिजीज है, उसके इंडिकेशन जान लिए, एक मेडिसिन से उसके भी इंडिकेशन जान लिए, तो अब क्या करें। मान लीजिए आर्सेनिकम एल्बम है, हम जान लिया, चाहे नक्स भूमिका है, हमने जान लिया कि इस व्यक्ति के लिए नक्स भूमिका सुटेबल है, तो क्या नक्स भूमिका पूरा पिला दे, नक्स भूमिका का मदर टिंचर पिला दे, नक्स भूमिका 200 दे दे, नक्स भूमिका 1 ml दे दे, क्या दे दे, कितना दे दे, इसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर इसका नॉलेज नहीं है, देन अगेन ही और शी विल नॉट बी एबल टू क्योर द डिजीज। अकॉर्डिंगली द रिपीटेशन ऑफ द डोज, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक जुडिशियली सब पेशेंट को ठोक परख के टोटलिटी ऑफ सिम्टम देख के आपने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, तो जब तक उसको रेमेडी रिस्पॉन्स का नहीं नॉलेज होगा, जब तक उसको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का नॉलेज नहीं होगा, देन ही मे स्पॉइल द केस। जहां पर मेडिसिन की जरूरत नहीं भी है वहां भी रिपीट करके स्पॉइल कर सकता है, और जहां पे रिक्वायरमेंट वहां पे चेंज ऑफ मेडिसिन करके स्पॉइल कर सकता है, और जहां पे चेंज ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसी मेडिसिन का हाई पोटेंसी दे दिया गया तब भी स्पॉइल कर सकता है। तो ये सारी चीजों का नॉलेज एक ट्रू फिजिशियन को होना चाहिए। और एक और लास्ट पॉइंट रह गया है जो कि नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल टू रिकवरी एंड हाउ टू रिमूव देम। जैसे कि बहुत सारे डिजीज में हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कई सारी मेंटेनिंग का वर्क करते रहती है जो डिजीज को ठीक होने नहीं देती है, और वो एक ऑब्स्टेकल की तरह क्यों करता है, ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करता है। जैसे हम लोग होम्योपैथिक फिलॉसफी में भी और चीजों में भी पढ़ते हैं कि कोई पेशेंट अगर वहां रहता है, सेलर में रहता है या कहीं रहता है और उसको धूप और हवा नहीं मिल रही है, तो जाहिर है कि उसमें कुछ बीमारी होगी, और उस बीमारी का अगर हम इलाज कर रहे हैं और उसको इन बातों को देख नहीं रहे और उसको कह नहीं रहे कि भाई आपको प्रॉपर फ्रेश एयर की जरूरत है, आपको एक्सपोजर की, सन एक्सपोजर की जरूरत है, तो वो कभी ठीक नहीं होगी। कोई आदमी ज्वाइंट पेन से सफर कर रहा है और आइस का काम कर रहा है, बर्फ का गोला बना रहा है, वो भी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो हमें इन चीजों के बारे में भी नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए कि क्या क्या ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मियाज्म भी हो सकता है कि अगर मियाज्म का रिमूवल नहीं हुआ, मियाज्म के ऊपर हमने अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको अगर सबसाइड नहीं किया, उसको अगर डोरमेंट नहीं बनाया, तो भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। सो these are the knowledge which a physician must have,
only then he can cure the patient. Otherwise, he will not be able to cure the patient, as it is said that as highest ideal of cure, and then he will be receiving the goal, that is the mission, that is the क्योर द पेशेंट। तो नॉलेज थर्ड का रहेगा, तब सेकंड हम पहुंचेंगे, और सेकंड रहेगा तब फर्स्ट का जो मिशन ऑफ द फिजिशियंस है वो अचीव होगा। इसके अलावा फिजिशियंस का एक और काम है, दैट इज ही इज लाइकवाइज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ आल्सो। इन एफरेज नंबर 4 इट हैज बीन देयर, इफ ही नोज थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ। एक फिजिशियंस को तो ये नॉलेज होना ही चाहिए ना कि किस पेशेंट को क्या ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से, कौन सा ऐसा चीज के साथ रहता है, कौन सा ऐसा चीज एज ए एडिक्शन लेता रहता है जिसकी वजह से उसका हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज लेने से किसी का कोई हेल्थ मेंटेन रह सकता है। तो ये सारी चीजों का भी उसको नॉलेज होना चाहिए, और समय समय पर अगर आप किसी के फैमिली फिजिशियंस हैं तो आपको बताना चाहिए कि अभी का मौसम ऐसा है, अभी का समय ऐसा है, आपको इस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, आपको साथ में ये दवा लेनी चाहिए, या फिर आपको इस तरह का डाइट एंड रेजिमेंट करना चाहिए कि ये डाइट में ये आप ऐड करिए, अभी इसकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह की बात। तो किसी चीज का ओवर यूज या लेस यूज, इन सब चीज के बारे में भी फिजिशियंस को मालूम रहना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज सेड इन फोर्थ एफोरिज्म कि दैट नॉलेज इज नॉट ओनली द थिंग, इफ यू आर द फिजिशियन you should give the advices to your patients like that how your health can be protected। जैसे अभी फिर हम वही बात बोलेंगे, जैसे अभी कोविड की बात आई, कोरोना की बात आई, तो हम लोगों ने क्या किया, मास पॉपुलेशन को जो मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिकेटेड हुआ कि आर्सेनिक का एल्बम देना चाहिए। तो ये हमें मालूम है तब ना कि ये कैसे एज ए प्रोफिलैक्सिस वर्क करेगा, तब हम लोग दे रहे हैं। तो इसी तरह से एक प्रिजर्वर भी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि जब कोई एपिडेमिक पैंडेमिक हो तो हम उसके लिए सोसाइटी को, समाज को, देश को उस हिसाब से उनको दवा बताएं और दवा लेने के लिए एडवाइस करें। तो he is likewise preserver of health if he knows the things that derange the health and cause the disease and how to remove them from the person in health। और जब वो ऐसा चीज जो कि कोई एडिक्शन है तो उसको भी कैसे रिमूव करना है, उसके बारे में फिजिशियन को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफोरिज्म नंबर 5 का। ये हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, जब आप के क्लास में रहते हैं तो एक एफोरिज्म से एक ही क्लास होता है, लेकिन चूंकि पहले से 1 2 3 पहले से एक्सप्लेन हो गया था, इसके बाद से फिर एक सिस्टम से चलेगा। आज एफोरिज्म 5 नंबर तक हम लेते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 5, इन दिस इन्वेस्टिगेशन द असर्टेशन ऑफ फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, नो 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 नो, इट इज ये एक्चुअली इट इज द part of fifth only, fifth का second part आ गया। Yes, useful to physician in assisting the cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease। यानी कि अगर कोई फिजिशियंस किसी को क्योर करना चाहता है तो 2 बातों का नॉलेज प्राइमरी उसको होना चाहिए। फर्स्ट, कि वो क्या एक्साइटिंग काउज है जिसकी वजह से डिजीज हुआ है। एक्यूट डिजीज, आपको एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज हमने बता दिया है, इंडिविजुअल बताया है, स्पोरेडिक बताया है, और एपिडेमिक भी बता दिया। उसी तरह से as also the most significant points in the whole history of the chronic disease to enable whom to discover its fundamental cause which is then generally due to miasm। तो chronic disease होता है एक fundamental cause से, that is called as a miasm, that is psoriasis and psychosis। और एक्यूट डिजीज होता है सम एक्साइटिंग फैक्टर से, जैसे चिल, हीट एक्सेट्रा, क्लाइमेटिक चेंजेज, सॉइल का चेंजेज एक्सेट्रा से जो होता है उसमें हम एक्साइटिंग कॉज का फैक्टर लेते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और मटेरियल भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। ये सारी चीजों से हो सकता है एक्यूट डिजीज। तो इसके बारे में भी फिजिशियन को नॉलेज होना चाहिए, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज टू बी क्योर्ड। क्यों? क्योंकि अगर एक्साइटिंग काउज से हुआ तो उसको समझ में आ जाएगा ये एक्यूट डिजीज है, ये टेम्पोररी फिनोमेना है। लेकिन खास करके हमारे पास होम्योपैथिक किस लिए जाना जाता है, क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज में उसको फंडामेंटल काउज को फाइंड आउट करना पड़ता है, और फंडामेंटल काउज फाइंड आउट करने के बाद इसमें खास बात ये होती है इन दीज इन्वेस्टिगेशन द एसर्टेनेबल फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, क्या क्या खास बात है। और इसमें सब में जो पॉइंट बता रहे, सब में एक एक लेक्चर बड़ा बड़ा लेक्चर है,
दैट इज फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में जानना पड़ेगा। उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका क्या रोल हो रहा है ड्यूरिंग हिज सिकनेस, बीमारी, कहीं उस बीमारी का उसके ऑक्यूपेशनल हजार्ड से तो नहीं है। हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप, उसके समाज में और घर में उसका कैसा संबंध है लोगों से, वो उसका एज कितना है, उसका सेक्सुअल फंक्शन कैसा है। इस सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेने के बाद ही हम किसी पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो फिजिशियंस को नॉलेज तो डिजीज, मेडिसिन और एप्लीकेशन होना चाहिए, साथ साथ ऑब्स्टेकल को रिमूव करने का भी होना चाहिए। साथ साथ ये भी नॉलेज होना चाहिए कि डिजीज कैसे होता है, क्यों होता है। और उसमें दो बातें आई, एक तो एक्साइटिंग कॉज होता है जो एक्यूट केस होता है, एक क्रॉनिक होता है जो होम्योपैथी बिलीव करता है कि दैट इज ड्यू टू फंडामेंटल काउज एंड दोज आर नथिंग बट द मैज, दैट इज सोरा सिप्टिस साइकोसिस। और उसके अलावा हम लोगों को ये जानना पड़ता है कि वो कितना नॉलेजेबल पर्सन है, क्या उसका नॉलेज है, क्या उसका इंटेलेक्चुअल है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और तभी हम एफोरिज नंबर 2 आइडियल क्योर की तरफ बढ़ सकते हैं और तभी हम अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से अब मैं मीटिंग करूँ